जिस वाहिदो बरतर खुदा को गवाह मानकर तुमने इस भोली भाली लड़की को धोखा दिया है, जिस क़हार और जब्बार खुदा की कसमें खा खा कर तुमने इसे ठगा है, वो अजमत और जलाल वाला खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस बेदर्दी से तुमने इस गरीब मासूम के दिल को तोड़ा है, उसी तरह वो तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा। जाओ जाओ और जहन्नुम वासिल हो, खुदा ही अब इसका लेगा बदला। जो दुख दिया है तूने इस दिल जले को, उसी के हाथों में सौंपता मैं अपने तेरे मुआवजे। ये एक्टिंग जो है, मेरा मानना है वो सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है, सीखनी चाहिए। एज ए एक्टर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करते हैं, बिकॉज माई प्रेजेंटेशन वॉज प्रॉब्ली वेरी गुड। तो आप अपने को जब थिएटर आप करते हैं, आप चार लोगों के सामने आते हैं, तो दैट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी बिल्डिंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। और आज का ये एपिसोड मैं लेकर आई हूँ आंचल आपके साथ। बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड होने जा रहा है, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे दी हो हल्ला के न्यूज़ रूम में एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है हमारे साथ, हमारे न्यूज़ रूम के अंदर, जिनसे हम बात करेंगे बहुत सारे अलग अलग विषयों पर। उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ, इशकजादे के दद्दा जी और आश्रम वेब सीरीज़ में मुख्यमंत्री जी, इसके अलावा बहुत सारी मूवीज़ और बहुत रक्तांचल में आपने उनको देखा होगा। एक सुष्मिता सेन की ट्रांसजेंडर जैसे विषय पर फिल्म आई थी, उसमें आपने उनको देखा होगा। और अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम बात किन की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी की, जो पेशे से साइंटिस्ट हैं और रिटायर हुए काफ़ी लंबा अरसा हो गया, मगर आज भी वो पर्दे पर सक्रिय हैं। वेब सीरीज़, टीवी सीरीज़, फिल्में, कुछ भी ऐसी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां अनिल जी की मौजूदगी नहीं है। और अभी आज का हमारा ये प्रासंगिक इसलिए है ये बातचीत, क्योंकि कल से यानी 25 अक्टूबर से लखनऊ में 2 दिनों का लखनऊ शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल शुरू हो रहा है। उसमें जो 20 फिल्में दिखाई जाएंगी, सिलेक्टेड 20 फिल्में, उनमें सबसे पहली फिल्म जो है वो डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी उसके मुख्य कलाकार हैं। रेणुका शहाणे उसकी डायरेक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं। और ये फिल्म है मराठी भाषा की, 58वां नाम है शायद, 8वां इसका नाम है, जिसका मतलब होता है मेमोरी। अल्जाइमर जैसे संवेदनशील विषय पर यह फिल्म है। और बाकी इस फिल्म फेस्टिवल के बारे में और इस फिल्म के बारे में डिटेल में हम जानेंगे अनिल रस्तोगी जी से, और इनसे और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, आपको ले चलते हैं सीधे डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हमारे दी हो हल्ला के न्यूज़ रूम में आए अपना कीमती समय निकालकर। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कल जो फिल्म फेस्टिवल 25 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। पहली फिल्म मेरी नहीं है जी। पहली फिल्म तो कोई और है। परसों जो है जी। उस पे ओपनिंग फिल्म 26 अक्टूबर को ओपनिंग फिल्म। एक्चुअली मेरी फिल्म की एंट्री काफ़ी लेट हुई है उसमें। जी। तो ऑलरेडी रेणुका जी का पूरा शेड्यूल बन चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको एकोमोडेट किया है। और वो भी वो रेणुका टंडन जी का फेस्टिवल और रेणुका शाहने की फिल्म है। जी। तो ये फिल्म जो है, जैसे कि अभी हमने थोड़ा सा ये देखा, अभी जितना भी सोशल मीडिया पर जानकारी मिली, कि ये फिल्म अल्जाइमर्स के बारे में थोड़ा सा हाँ। थोड़ा सा इसके बारे में और हमें बताएंगे। ये फिल्म देखिए क्या है कि आजकल अगर आप देखें तो एवरेज एज इंसान की बढ़ रही है। जी। अभी यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें मैं गया था, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेलनेस। जी। तो अब आज अभी तक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस जो होती थी, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस होती थी, कार्डियक डिजीज पे हुई, रेस्पिरेटरी डिजीज पे हुई, यूरोलॉजी की हुई, न्यूरोलॉजी की हुई, लेकिन ये वेलनेस की कॉन्फ्रेंस थी जिससे ओवरऑल उन्होंने कवर किया था। वो इसलिए कि आज डॉक्टर्स की कृपा से और दवाइयों की कृपा से जी। आप देखिए एवरेज एज बढ़ गई है। आई एम 82+ नाउ। मुझे नहीं लगता है कि आज से 25-30 साल पहले एक आदमी की एवरेज एज जो है, विदेशों में तो होती थी, मैंने विदेशों में देखा है। मैं 73-74 में मैं जर्मनी में था, फिर 95 में जर्मनी में था, और भी विदेशों में देखा, काफ़ी एजेड लेडीज़ रहती थी। लेकिन उनके यहाँ कुछ और रीज़न से, नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट, फूड सप्लीमेंट्स वगैरह जो होते थे। लेकिन अब हमारे इंडिया में भी आप देखें, एवरेज एज जो 60-65 की हुआ करती थी, आज 80 तक हो गई है, 80+ ही होती है। तो उसके साथ में जो
बॉडी है तो बॉडी तो एज करेगी ही, जी, किसी बिल्कुल। जो एक नेचुरल प्रोसेस है। जी, जी, जी। मतलब एज ए साइंटिस्ट जो मैं फील करता हूँ कि बॉडी की जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो होगी ही, उसमें जो वीकनिंग है या चीज़ों की एफिशिएंसी कम होनी है, लिवर फंक्शन कम होना है, जी। किडनी फंक्शन स्लो होना, तो ये सब हो, तो उसकी वजह से डिजीजेस भी कुछ बहुत बढ़ रही हैं। उन डिजीज में खास करके डिमेंशिया, एल्जाइमर और पार्किंसंस, जी। ये डिजीज मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जो एक याददाश्त को इफेक्ट करते हैं। राइट, अभी जी, जी। मैंने डिमेंशिया पे प्ले किया था, जी, जी। 3 दिन मैंने प्ले किया, एक बार और शो हुआ। आपको मैं बताऊं, हाफ ऑफ द ऑडियंस वो बहुत हतप्रभ थे, कुछ तो बेचारे रो रहे थे, कुछ अपना भविष्य सोच रहे थे, कुछ कह रहे थे कि मैं तो घर में ये चीजें, क्योंकि उसमें क्या है, सिर्फ आप सफर नहीं करते, जो पेशेंट है वो तो सफर करता है, लेकिन जो उसको अटेंड करता है वो उससे ज्यादा सफर जी, करता है। जी, जी। तो इन डिजीजेस पे ये रेणुका शाहने ने शायद पहले सोचा था, 2016 की फिल्म है, और उन्होंने ये बनाया, तो हालांकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल था ये, बिकॉज आई हैड नेवर सीन एनी पेशेंट ऑफ अल्जाइमर। तो कैसे फिर उस तो कैरेक्टर में? उन्होंने कहा कि नहीं, शी मस्ट हैव सीन, यू सी। देखिए, जब तक आप कोई चीज प्रैक्टिकल देखते नहीं है, आप एज्यूम नहीं कर सकते अल्जाइमर जी, जी, पेशेंट बिल्कुल, कैसे बिहेव बिल्कुल। करेंगे जब तक आप किसी अल्जाइमर पेशेंट को आप देखे नहीं। जी, जी, जी। या जैसे डिमेंशिया पेशेंट, मैंने डिमेंशिया का रोल किया, तो मैंने कुछ डिमेंशिया के ऊपर मैंने फिल्म देखी 2-3, जैसे कि कैसे एक आदमी बिहेव करेगा। सूरमोहन कुलश्रेष्ठ डायरेक्टर थे, जी, जी, उन्होंने भी इस पे वर्क किया। तो अगर आप उसमें रियलिटी लाना चाहते हैं तो यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस बाय सीइंग और बाय एक्सपीरियंसिंग और समथिंग। एक्सपीरियंस करना तो खैर मुश्किल होता है। तो जाहिर है रेणुका शाहने ने, शी यूज्ड टू टेल मी कि रस्तोगी जी, मुझे कुछ ऐसा शॉट चाहिए, मुझे कुछ ऐसा आपका बिहेवियर चाहिए, जी, जी। एंड आई यूज्ड टू डू दैट। अच्छा, जैसे कि ये फिल्म मराठी में है और आप हिंदी के कलाकार हैं, जी तो जी। वो लैंग्वेज के साथ में नहीं, ये कैसे भी बात तालमेल? हुई उनसे, तो जी, उन्होंने जी। कहा कि नहीं, जितनी मुझे मराठी, क्योंकि उसमें डायलॉग मेरे बहुत कम जी, है। जी, जी। क्या होता है कि अल्जाइमर में पेशेंट जो है, उसकी जो प्रेजेंट मेमोरी है वो लगभग खत्म हो जाती है, ही गोज इनटू द पास्ट। जैसे इस फिल्म में मैं, आई रिमेम्बर माई मदर, आई रिमेम्बर माई वाइफ व्हेन आई वाज यंग, कि मुझे फोटोग्राफी का बड़ा शौक है। जैसे हर समय मैं, बल्कि वाइफ कहती भी, तुम यार जहाँ चलते हो और तो कैमरा तुम्हारे साथ रहता है। तो ही हैज दोज मेमोरीज, बट ही डजंट हैव प्रेजेंट मेमोरीज। तो इस तरीके से मैंने करने की कोशिश की, और इसको एक नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका प्रीमियर हुआ था, उसी प्रीमियर में इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें, जैसे जब मैंने डिमेंशिया का रोल, तो मुझसे बहुत से लोग मिले। मैं आपको बताऊं, यहाँ आईटी कॉलेज में प्रिंसिपल हुआ करती थी एक ज़माने में, मिस शिप्स्टन, जी, जी। बहुत साल रही, मेरी वाइफ भी उन दिनों उनकी स्टूडेंट थी। अच्छा, अच्छा। उनके ब्रदर मेरे साथ काम करते थे, ही वाज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिस्ट इन सीडीआरआई। तो उनके बच्चों ने जब फिल्म देखी, एक बेटा उनका ऑस्ट्रेलिया में है, एक बेटा यहाँ गाजियाबाद में, उसने देखते ही कहा, अंकल यू हैव एग्जैक्टली एनैक्टेड योर फ्रेंड माय फादर। ओह माय गॉड। वो 90 इयर्स की एज में उनकी डेथ हुई शिप्सन साहब की, एंड यू नो बहुत ही बेहतरीन आदमी थे। आप सोचिए, उस जमाने में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी नई नई शुरू हुई थी हमारे सीडीआरआई में, उस पर वो काम करते थे। तो आप सोच सकती कितने इंटेलिजेंट क्या रहे जी, होंगे, जी, जी, बट ही हैड दैट एंड। उनका दूसरा बेटा जो ऑस्ट्रेलिया में है, बोला, अंकल आई एम स्टेइंग विद माय मदर इन लॉ एंड शी इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम। तो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं आज ज़्यादा, जैसे पार्किंसंस है, मेरे एक मित्र हैं विजय बनर्जी, जी, जी। टॉप क्लास आर्टिस्ट, जी, जी, जी। पिछले 15-20 साल से बेचारे सफ़र कर रहे हैं। हालांकि उस बीमारी में भी उन्होंने बहुत मोनोलॉग्स काम किए, किया कुछ हुआ है। बहुत जी, काम जी, किया। जी, जी। तो ये चीज़ें जो हैं, जहाँ, देखिए मेरा मानना ये है कि चाहे थिएटर हो चाहे फिल्म हो, जहाँ पर आप महसूस करते हैं दिस कैन बी योर पार्ट। मैं, जैसे मैंने नाटक किए, तो नाटक में जहाँ इंसान अपने को महसूस करने लगता है, आई कंसिडर दोज प्लेस टू बी मोर सक्सेसफुल देन अदर प्लेस। अच्छा, अब ये वाली, ये तो आपकी हो गई फिल्म फेस्टिवल में जा रही है, फिल्म सेंसिटिव इशू पर बनी हुई। ये बात करें हम एंटरटेनमेंट कमर्शियल जो आपने काम किया हुआ है एंटरटेनमेंट पक्ष से, इश्क ज़ादे का तो रोल खैर बहुत यादगार रहा। फिर उसके बाद आश्रम
3 तक हमने हाँ, देखा। नहीं मेरी कुछ और जी, फिल्में जी, अच्छी जी, आई। जी। मतलब देखिए, मेरे जितने काम हैं, मेरे 7 कामों को मैं मानता हूँ जी, जिन्होंने मुझे छोटी मोटी पहचान दी। जी, सबसे पहला काम था मेरा उड़ान सीरियल, जी, उड़ान, जी। जो कि आता था उस जमाने में। आप सोचिए, सिर्फ DD1 होता जी, था, जी, जी। और पुलिस में लड़कियां तो होने का सवाल ही नहीं है। सवाल ही मैं नहीं था। आपको एग्जांपल दूंगा, मैं भी उस एक शो ने काफ़ी लड़कियों को एक फिल्म इंस्पायर मेरी आई किया। थी, जी, बंगाल जी। 1947। जी, जी। तो वो मैं खैरागढ़ में शूट कर रहा था, अच्छा। खैरागढ़ के प्रिंसिपल के ऑफिस में। बल्कि मैंने मांडवी सिंह जी को बताया, मैं तो आपके ऑफिस में शूट करके आया हूँ। तो एक लड़की SSP थी वहाँ की, ओके, उसको पता लगा मैं, वो खास मुझसे मिलने आई। ओके। बोली, सर आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय योर सीरियल। यहाँ एक IG थे, पांडे जी, जी। वो अपना तखल्लुस नज़र कानपुरी के नाम से शेर व शायरी भी करते जी, लिखते जी, थे, जी। बेचारों की डेथ हो गई। जी, वो मेरे पैर छूते थे, जी, जी। हालांकि काफ़ी उम्र में थे, मुझसे तो छोटे थे। तो मैंने कहा, बोले सर मैं तो अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, आपका सीरियल देखा तो मैंने कहा मैं पुलिस में आता हूँ। तो यू सी, क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती जी, हैं। जी, जी। अब उसमें कविता चौधरी ने जो रोल किया है, जी, जी। जिस ढंग से, अगर आपने सीरियल देखा हो, देखा वो है। सफ़र करती हैं, एंड देन शी डिसाइड्स कि अगर मुझे समाज में सुधार लाना है या कुछ करना है, तो आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो बहुत सी चीज़ें, तो जैसे वो मेरा एक अच्छा काम। फिर इशकज़ादे फिल्म आई। फिर मैंने अभी एक फिल्म की है, उसको भी कई साल, 17 की है फिल्म। उसका इंग्लिश में है, अ सुटेबल बॉय। अरे मैं नाम अब देखिए मैं भी भूलने लगा हूँ। जी, जी। मुक्ति भवन। मुक्ति भवन, अ, अ, मुक्ति भवन फिल्म जो मेरी आई है, ये आप सोचिए, इसको 30 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं, और 50 से ज़्यादा कंट्रीज में दिखाई गई है। इसका प्रीमियर जो है वो हुआ था शायद वियना में, एंड प्रोड्यूसर सेंट मी द वीडियो रिकॉर्डिंग। ही हैड 10 मिनट्स स्टैंडिंग ओवेशन ऑफ एन इंडियन फिल्म। जापान में 150 दिन वो फिल्म चली। क्या है वो फिल्म? सेल्वेशन पे है। आज हर सोसाइटी में, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हर आदमी चाहता है कि मुझे मोक्ष मिले, मुझे जी, जी। मुक्ति मिले। जी, जी। इसीलिए वो फिल्म इतनी पॉपुलर हुई। जी, जी। हालांकि कमर्शियली वायबल नहीं है वो फिल्म, बिल्कुल नहीं वायबल है। आसिफ साहब ने उसमें रोल किया है, उसमें नवनींद्र बहल जी हैं, ललित बहल जी ने फादर का रोल किया था। तो वो बहुत हुआ, बहुत पॉपुलर हुई। फिर ये आठवण, जैसे मैंने बताया, आठवण, जी। ऐसे ही यहाँ नरेश सक्सेना जी का नाम आप जानती हैं, बहुत मशहूर जी, कवि जी, जी। हैं हमारे। जी, जी। उन्होंने बहुत पहले 92 में एक फिल्म बनाई थी, संबंध। अच्छा। दैट वाज ऑन एनवायरनमेंट, कि मैं जंगल का ठेकेदार हूँ, पेड़ खरीद लेता हूँ, उनकी जाओ तो काटो कविताएं भी इसको। ज़्यादातर ऐसी इन्हीं विषयों पर हाँ, हैं, नरेश वाह, बहुत सक्सेना जी की। अच्छा। जी, जी। और उन्होंने सोची, वो फिल्म लिखी थी और प्रोड्यूस की थी, जी, जी, डायरेक्ट जी। की थी जी, जी, उन्होंने। जी। तो वो जो उसकी हीरोइन है, वो आकर के, जब मैं जाता हूँ, वो पेड़ को घेर के खड़ी हो जाती कि पहले आप मुझे मारिएगा, तब आप काटिएगा। जी, जी, लो जी। जितना जेवर चाहो ले लो, जितने पैसे चाहो। तो एनवायरनमेंट पे फिल्म थी। तो उसमें नरेश जी ने मुझे बताया, अब देखिए 92 में आई वाज ऑलमोस्ट बिगिनर। उन्होंने कहा, भाई अनिल जी, इसमें जो ठेकेदार का रोल है, मुझे एडिटर पूछ रहा था ये रोल किसने किया है। आई थिंक दैट वाज अ वेरी बिग बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर कॉम्प्लीमेंट मी, एक्चुअली। कि कोई बम्बई का एडिटर पूछे कि ये रोल किसने किया है, एक छोटे से शहर का छोटा सा कलाकार। जी, जी, जी। तो ये है। और आश्रम, जैसे आपने आश्रम, जी, देखा जी, है, जी। आश्रम मेरी। जी। और मुझे लगता है कि आश्रम हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट, amongst द बेस्ट वर्क्स दैट आई हैव डन। उसमें जो प्रकाश जी ने जो मुझे गाइड किया है, मैं बेसिकली अपने को डायरेक्टर्स एक्टर मानता हूँ। और उसी तरीके से प्लेस जैसे मेरे हैं, जैसे डैडी प्ले मैंने कहा, नाउ दिस आई कंसिडर द बेस्ट प्ले ऑफ माई लाइफ, जी, जी, जी। जिसमें मैंने डिमेंशिया पेशेंट का रोल, इसमें सूरमोहन ने डायरेक्ट किया है। उन्होंने बड़ी मेहनत की, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की, एंड with God's grace this play has come up very well. So these are some of my best works. तो बाकी काम तो मेरी करीब 75-78 फिल्में हो गई हैं। जी, जी। तो तो यहाँ हमारे कुछ साथी भी मौजूद हैं हमारे न्यूज़ रूम में, जो कुछ पूछना चाहेंगे। तो रमेश जी, आप कुछ बात जरूर कर। जरूर। जी, इधर आ जाइए, आप तो फ्रेम में नजर आएंगे। लीजिए। दादा, एक हमारा प्रश्न था जो बहुत दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा है। हमने सोचा कि आप मिल गए तो जरूर। आपसे ही पूछते हैं कि हिंदुस्तान में 2 वर्ग ऐसे हैं जिनसे कि सबसे ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं।
एक तो नेता और एक अभिनेता। तो ये नेता और अभिनेता इतनी लंबी पारी कैसे खेल लेते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ आज का जो नौजवान है बड़ी जल्दी हताश हो जाता है या निराश हो जाता नहीं, है। देखिए मैं इस मामले में कहूँ, मेरा मानना यह है बल्कि जब मैं स्कूल कॉलेजेस में जाता हूँ, देखिए मैंने जब थिएटर शुरू किया था 1961 में, उस समय कोई ओपनिंग्स नहीं थी। हम जो काम करते थे सिर्फ स्वांतः सुखाए करते थे, और ये तो सपने में दूर दूर तक नहीं सोचा था कि कभी मैं रेडियो पे जाऊंगा या टेलीविज़न पे दिखाई दूंगा। टेलीविज़न था भी नहीं, या कभी फिल्में तो बहुत ही दूर की चीज़ें मानी जाती थी फिल्म। लेकिन एवरीथिंग इज डेस्टाइन्ड। मैं आजकल के बच्चों के बताता हूँ कि देखिए टैलेंट, इनहेरेंट टैलेंट हर एक में थोड़ी बहुत होती है, ओनली यू हैव टू हैव गुड ग्रूमिंग। और गुड ग्रूमिंग जो होती है वो अच्छे डायरेक्टर के साथ होती है। मेरा मानना है जैसे बैडमिंटन आप खेलते हैं तो बैडमिंटन में आप स्टेप्स करते हो, जितने खूबसूरत आपके स्टेप्स होंगे उतने ही बढ़िया आप शटल को पिकअप करेंगे और उसको शॉट मारेंगे। अगर ये स्टेप्स शुरू में ही गड़बड़ हो गए फिर आप नहीं ठीक कर सकते, बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू लर्न इन द बिगिनिंग एज ए बिगिनर। इसी तरीके से अगर आप गलत डायरेक्टर्स के साथ में मैं लकीली मेरे जो डायरेक्टर थे राजेश्वर बच्चन जी, वो उस समय कोई स्कूल नहीं था, कहीं किसी स्कूल के पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन ही हैड इनहेरेंट टैलेंट ऑफ डायरेक्शन। जो मेरे थिएटर के नुआंस, भाई मैंने तो बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया। मैंने राज बिसारिया साहब के साथ काम किया, मैंने बीवी कारंत के साथ दर्पण में अपनी पारी शुरू की, मैंने रंजीत कपूर के साथ काम किया, बंसी कौल के साथ काम किया, अजय कार्तिक के साथ काम किया, बड़ा सब। इसी तरीके से फिल्मों में मैंने श्याम बेनेगल जी के साथ काम किया, सुधीर में। तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई वो लकीली अच्छे हाथों में हुई। तो अगर आप, और मैं लड़कों को बताता हूँ एक फार्मूला, HDW हार्ड वर्क प्लस P प्लस T मल्टीप्लाइड बाई L इज लक। ओके, देखिए लक डेफिनेटली प्लेज ए रोल। और मैं आपको बताऊं, मैं स्टार्स पे बहुत बिलीव करता हूँ। स्टार्स प्ले रोल इन योर लाइफ, लेकिन P जो है दैट इज फॉर परसिवरेंस। देखिए आई वॉज लकी कि मैंने जब इशकजादे फिल्म की, आई वॉज गोइंग टू बी 70 ईयर्स ओल्ड, और मुझे बॉम्बे से कॉल आई। तो मैंने, बल्कि जो लड़की थी रीमा गुप्ता, मैंने उससे कहा कि उससे जब ऑडिशन का, सर कलर्स चैनल ने आपको अप्रूव कर दिया, आप कब बम्बई आ रहे हैं? मैंने कहा मैं बम्बई आ रहा हूँ। अरे मैं 70 साल का होने जा रहा हूँ, तू लखनऊ आ, मेरी अगर शूटिंग करनी है तो। अरे सर ये तो डेली सोप है। अच्छा, मुझे सब कॉन्सेप्ट था भी नहीं डेली सोप हो ज़्यादा क्या होते हैं। तो खैर फिर माई फैमिली सपोर्टेड मी, आई वेंट देयर। तो मैं तो चूंकि बुलाने से गया था इसलिए मुझे स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, एंड आई हैड फ्यू वर्क्स इमीडिएटली आफ्टर माई गोइंग देयर। लेकिन जो बच्चे नए जाते हैं उससे थोड़ा स्ट्रगल तो होती है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि हम जैसे रोज ऑफिस आते हैं, हमारा एक टाइम है 10 बजे आने का या 6 बजे जाने का, ऐसे ही हमारे देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो ऑफिस गोइंग एक पॉपुलेशन है। मैं भी 41 साल मैंने आप भी भी जॉब रहे किया। हैं ऑफिस जाते हुए, पर जब एक्टिंग में आप आए तब तो समय की ऐसी कोई वो नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है, आदत हो जाती है। नहीं था, ऐसा था। देखिए क्या है कि शुरू जब मैंने किया था उस समय सिर्फ थिएटर ही था, मैंने थिएटर से शुरुआत की। तो थिएटर की रिहर्सल शाम को होती थी, ओके, 6:30 बजे। तो उसका समय फिक्स होता है कि इतने बजे नहीं, पहुंच जाइए? क्योंकि उस समय देखिए ज्यादातर लोग जो थिएटर में काम करते थे वे ऑल एम्प्लॉयड। ओके, पार्ट टाइम। जैसे मेरे साथ थपलियाल जी थे, आकाशवाणी में काम करते थे, विमल बनर्जी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, विजय वास्तव जी थे, लेबर डिपार्टमेंट में काम करते थे। लेडीज़ जो होती थी, देखिए जब मैंने थिएटर शुरू किया था लेडीज़ नहीं मिलती थी, अच्छे घरों की लड़कियां नहीं काम में आती थी, काम को अच्छा नहीं माना जाता था। तो उस समय एक सोना चटर्जी बंगाल से आई थी, प्रमोद बालाजी जो बीवी नातियों वाली जो मशहूर एक्ट्रेस है वो भी कलकत्ता से आई थी। तो इन लोगों को क्या था, ये लोग पेमेंट लेती थी उसका, और पेमेंट ले करके फिर ये लोग काम करती थी और कन्वेंस लेती थी। उनको देख करके फिर जब लड़कियों ने देखा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम है, तो जहाँ मैं रिहर्सल करता था उन साहब ने कहा भी मेरी बेटी भी काम करेगी। मेरी वाइफ के साथ एंथ्रोपोलॉजी में बीना भाटिया जी पढ़ती थी, वो यहाँ पर एक बड़े फेमस डायरेक्टर उनके साथ का, उनका कहने लिए मैं भी आपके साथ प्ले करूँगी।
तो इस तरीके से लड़कियां आना शुरू हुई। तो उस समय क्या था कि शाम को रिहर्सल होती थी, जिम्मेदारी हम लोगों की होती थी, लड़कियों को छोड़ने हम जाते थे। वो बात अलग है, आज लड़कियां छोड़ती हैं लड़कों को लेकिन उस जमाने में लड़कियां शर्त है, जैसे कुमकुमधर थी। कुमकुमधर के फादर हमारे बहुत सीनियर आईएएस थे, टीएनधर साहब, कहले अनिल ठीक है तुम्हारे प्ले में काम तो करेगी, लेकिन वही शर्त रहेगी तुम इसको पिकअप करने आओगे, तुम्हें इसको ड्रॉप करने आओगे। तो ऐसे these things were there। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मैं रेडियो में गया 71 में। रेडियो, अब रेडियो को उस समय हवा माना जाता था। जब मैंने पहली बार जयदेव शर्मा कमल जी को देखा अपने सामने खड़े हुए, मैंने कहा हाँ यही आदमी जिनको मैं सुनता हूँ रेडियो पे प्रस्तुत करता, जयदेव शर्मा कमल। आई डिडंट बिलीव माई आईज। ये ग्लैमर होता था तो लेकिन जब ये होने लगा तो फिर अब मैं चूंकि रिसर्च में था, मैं अपनी प्लानिंग ऐसे करता था कि अब जैसे टीवी पे तो रिहर्सल दिन में 3 बजे होती थी या आकाशवाणी में 4 बजे रिहर्सल होती थी, तो मैं अपनी प्लानिंग ऐसे करता था कि मेरा एक्सपेरिमेंट न सफर करे। एंड मोर ओवर आई वॉज सो लकी दैट माई असिस्टेंट्स, माई टेक्निकल स्टाफ, माई स्टूडेंट्स एंड इवन माई सीनियर्स, दे सपोर्टेड मी। जब मैं CDRI में जब मैंने पहले प्ले किया, मुझे डर लगा कि कहीं डायरेक्टर देख के नौकरी से न निकाल दे बट आई गॉट एडमिरेशन। ये मेरा सवाल भी था कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आपने जैसे ये किया, तो कभी वो एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं फंसा मामला? नहीं, इसमें देखिए अब क्या है आई मस्ट एडमिट, अब आपकी क्या है कि सब मॉनिटरिंग जो होती है, आपकी अटेंडेंस सब ऐसे, उस जमाने में तो था नहीं। बट आई नेवर डिस्ड माई सुपीरियर। मैं कह के जाता था साहब मैं 2 घंटे के लिए जा रहा हूँ, मेरी रिहर्सल है। बट देन आई टेल यू कि मेरी लैब में कभी लाइट्स ऑफ नहीं होती थी। मैं आपको बताऊँ, मैं जर्मनी गया 1.5 साल के लिए जब पहली बार, तो वहाँ प्रोफेसर मुझसे कहता था अरे रस्तोगी आए हो यार, कुछ घूमो घामो, यहाँ से हर समय लैब में लगे रहते हो। तो मैंने कहा नहीं साहब, घूमने के लिए मेरी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है यहाँ। अगर मैं आया हूँ, आई विल टेल यू, माई वाइफ वॉज विद मी। Many times she'll come to the lab, she'll join the chairs and sleep there. I'll work overnight. तो मेरा साइंस में कमिटमेंट कभी कम नहीं रहा। इसी वजह से मेरे सुपीरियर्स ने, मेरे सीनियर्स ने कभी मेरी इस एक्टिंग पे एतराज़ नहीं किया, बल्कि प्रमोट किया। जैसे मेरे इंटरव्यूज होते थे, आई स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम एंड आई वेंट टू द टॉप इन CDRI ऑल्सो। तो जाहिर आप सोच लीजिए मैं कितने इंटरव्यू, एक इंटरव्यू तो मेरा ऐसा जो टॉप का था उसमें 18% सिलेक्शन होता था कि जैसे 100 लोग आए 18 ही सेलेक्ट होंगे, आप कितने भी 30 मार्क। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे सिनेमा है, सिनेमा में एक तो कमर्शियल फिल्में होती हैं और एक आर्ट फिल्म्स होती हैं, एक स्टारडम है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे मन में एक बड़ा सवाल है कि जो फिल्में होती हैं, सब्जेक्ट जो वाली फिल्में जैसे आप कर रहे हैं, उन फिल्मों का एक्लेमेशन तो होता है, लोग जो है उसका एडमायर करते हैं, मगर वो जन जन तक, बहुत आम लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाती? उसके क्या रीजन? भैया मैं जब फिल्म करता हूँ, मैं ये नहीं देखता हूँ कमर्शियल है या आर्ट फिल्म है मैं काम करने के लिए काम करता हूँ। देखिए अब जैसे इशकजादे थी, अब इशकजादे को आप कमर्शियल फिल्म ही कहेंगे, बट जो मेरी पहचान, पहली मेरी पहचान बनी, जो असली मेरी पहचान बनी फिल्म में, वो इशकजादे से ही बनी। क्योंकि क्या होता है कि जो कमर्शियल फिल्में होती हैं उनकी व्यूइंग बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे मैंने बताया कि मैं मुक्ति भवन को अपनी बहुत बढ़िया काम में मानता हूँ, लेकिन ये दैनिक जागरण फेस्टिवल में यहाँ दिखाई गई थी आज से 4-5 साल पहले। तो फेस्टिवल्स में तो फिल्म दिखाई जाती है, लेकिन आप कहिए जैसे मैंने बताया जापान में फिल्म 150 दिन चली, क्यों? वहाँ ओल्ड एज की पॉपुलेशन है, ओल्ड एज की पॉपुलेशन उसको लाइक करती थी। यहाँ वैसा नहीं है, तो यहाँ कमर्शियली वायबल नहीं हुई फिल्म, बट आई एंजॉयड वर्किंग दैट, क्योंकि कंटेंट उसका बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो मैं तो देखिए मैं अच्छा, जहाँ आपने स्टारडम की बात की, वो मैं आपको बताऊं, स्टारडम अब ख़त्म हो रहा है जी। लोग जो है, जो आज की जो यंग जनरेशन है, दे हैव बिकम वेरी कॉन्शियस और वो कंटेंट चाहते हैं। तो कंटेंट में आप देखिए, मैंने एक फिल्म की थी भवई, उसमें वो थे, अरे जो नाम भूल रहा हूँ अभी, जो स्कैम का जो हीरो है, प्रतीक गांधी। अब जब मैंने भवई फिल्म की, प्रतीक गांधी को कोई नहीं जानता था। जी जी, फिल्म बहुत अच्छी बनी थी वो।
लेकिन जैसे ही स्कैम इन्होंने किया ओवरनाइट, जी। अब जैसे हमारे ये थे हमारे आश्रम में बॉबी देओल है, जी, जी। बॉबी देओल हैज बीन ए गुड एक्टर बट ही वाज हैविंग ए लीन पीरियड, लेकिन इसमें काम किया स्टार दोबारा दोबारा start फिर हुआ से। है। तो आज की जो जनरेशन, जैसे देखिए थ्री इडियट्स थी फिल्म, या आज बहुत सारी ऐसी फिल्में आ रही हैं जो कंटेंट के ऊपर है, और उसमें जो नए नए लड़के हैं, अब जैसे पंकज को आपको मैं बताऊं, पंकज त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी में क्या ग्लैमर था? कोई ग्लैमर वाली उसने फिल्म नहीं की, कुछ नहीं, बट बिकॉज ही इज NSDN, हमारे राजपाल यादव हैं, हमारे ये है नवाजुद्दीन हैं, मनोज बाजपेयी हैं, ये सब जो आज जो चमक रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिंग टैलेंट। तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि आगे आने वाला समय जो है फिल्मों का वो तुम्हारा है। ये ठीक है, वो शाहरुख खान और आमिर खान और जो तीसरे खान हैं, इन सब की भी फिल्में चलती हैं, उसकी एक अलग ऑडियंस है, लेकिन इनकी भी ऑडियंस है, और इनकी जो ऑडियंस होती है इनको पहचान मिलती है। आप बात देखिए, श्रीधर लड़का जो है उसने लिखा भी है, मेरे साथ यहाँ थिएटर करता था श्रीधर। पहला रोल मुझे उनकी फिल्म में श्रीधर ने ही दिलाया था, वो तिग्मांशु धूलिया की फिल्म राग देश में, उस समय वो कास्टिंग करता था श्रीधर। अब आज देखिए श्रीधर कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है, जो उसकी फिल्म है होम बाउंड। इसी तो इस वजह से मेरा मानना ये है कि आज के बच्चों को अगर मान लीजिए, मैं भी देखिए फिल्मों वाले तो मुझे बिना ऑडिशन के लिए लेते हैं, हालांकि वहाँ भी कभी ऑडिशन देना पड़ता है, वो कहते हैं नहीं भाई मुझे ऑडिशन चाहिए। कॉमर्शियल्स के लिए तो आपको ऑडिशन देना ही पड़ता है, टीवी कॉमर्शियल के लिए। मेरी पत्नी कहती भी तुम यार दर्जनों ऑडिशन देते हो, होता तो किसी में नहीं है। तो मैंने कहा भाई अगर न दूंगा तो औरों नहीं होगा, कम से कम इस महीने मैंने 24 कॉमर्शियल्स तो किए हैं। किसी तो क्या है, परसीवरेंस, लगे रहना चाहिए, और अगर आप में टैलेंट है और थोड़ा सा लक है, यू विल डेफिनेटली गेट। सर एक छोटा सा और सवाल था, मतलब जो बड़े क्लब वाले 100 करोड़ वाले क्लब वाले डायरेक्टर्स हैं, सब्जेक्टिव फिल्म में पैसा क्यों लगाने से हिचकते हैं? पैसा क्यों लगाने से हिचकते हैं सब्जेक्ट वाली फिल्मों में, जो बड़े डायरेक्टर्स हैं जिनके पास जो पैसा ज़्यादा खर्च करते हैं? देखिए भाई कमर्शलाइजेशन तो हर जगह है जी। तो वो पैसा कोशिश करके उसी में लगाते हैं जहाँ लगता है उनको रिटर्न होगा। अब ऐसी फिल्में, इनका फ्यूचर तो बहुत ही इंडेफिनिट होता है। पहले देखिए कोई चीज़ आप पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने प्ले डैडी किया, आई नेवर न्यू दैट दिस विल बी सच ए ग्रेट सक्सेस। मैं पंछिया प्ले था, जो गरम मसाला फिल्म जो आई थी, उसी मैं ये नहीं कहूँगा गरम मसाला पे बने, इस पे गरम मसाला बनी थी, क्योंकि मैं सन 76 मैंने 400 शो किए पूरे हिंदुस्तान भर में। वो पृथ्वी थिएटर मैंने उसका एक शो, तो धर्म सिंह कहने लगा मैनेजर, अरे सर आप एक शो करने आए, आप यहाँ 30 शो करिए, महीना भर टिकट मैं आपके बेचूंगा। तो यू नेवर नो कि कौन चीज़ कब कैसे, जब आप फिल्म दिखाई जाती है, जब फिल्म सिनेमा घर में आती है, जब थिएटर, जब मंच पे आता है, तब पता लगता है कि क्या आउटकम है। यू कैनॉट प्रेडिक्ट इट। थैंक यू सर। सर आपके इतने किस्से सुने, मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल किससे मेरे सुने? एक छोटा गलत सा तो सवाल, नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं। पहले भी क्योंकि आपका इंटरव्यू किया तभी भी आपसे बहुत सारी बातें हुई। एक सवाल उस बार भी रह गया, इस बार मैं पूछना चाह रही हूँ कि डिमांड है यहाँ से। डिमांड तो दूसरी है। सवाल ये है कि पहले किस चीज़ का कीड़ा काटा, साइंटिस्ट बनने का या फिर कलाकार बनने का? नहीं, साइंटिस्ट बनने का। साइंटिस्ट बनने ऑफ कोर्स। देखिए थिएटर उस समय कैरियर नहीं दे सकता था, और आज भी मैं लोगों से कहता हूँ, अभी मैं MIT गया था, अभी बहुत सारे मैं कॉलेजेस वगैरह में मैं जाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर आप, क्योंकि देखिए अब थिएटर जो है, या एक्टिंग जो है, मेरा मानना है वो सिर्फ मंच तक सीमित नहीं है या सिनेमा तक सीमित नहीं है। एक्टिंग आपको सीखनी चाहिए। एज ए एक्टर आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। इट हेल्प्स यू इन पर्सनैलिटी बिल्डिंग। जैसे मैं अपने ऊपर मैं बताऊँ, जैसे मैंने बताया कि जो मैं लास्ट मेरा इंटरव्यू था उसमें 18% कोटा था, अब तो होने लगा, ओपन हो गया है। उस समय साइंटिस्ट जी, डायरेक्टर्स ग्रेड साइंटिस्ट के लिए, दैट वाज माय लास्ट प्रमोशन। और मुझे लगा कि अगर मैं इसमें रह गया तो बहुत मेरे लिए बुरा होगा। तो बिकॉज माई प्रेजेंटेशन वॉज प्रॉब्ली वेरी गुड। तो आप अपने को जब थिएटर आप करते हैं, आप 4 लोगों के सामने आते हैं, तो दैट हेल्प्स इन पर्सनैलिटी बिल्डिंग। हम ग्रुप में काम करना आपको सिखाते हैं,
इंडिविजुअल काम करना सिखाते हैं, चैलेंजेस लेना थिएटर आपको सिखाता है। तो उस ज़माने में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते, जैसे मैंने बताया कि सब लोग जॉब में रहते थे, करते थे। लेकिन आज जो बच्चे आ रहे हैं वो इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वो करियर उनको फिल्म्स में भी हेल्प करता है, सीरियल्स में भी हेल्प करता है, OTTs में भी हेल्प करता है, और अगर उनकी एजुकेशन है तो उनके जॉब में भी हेल्प करता है। तो आई थिंक कि, और मैं स्कूल कॉलेज में कहता हूँ कि थिएटर ट्रेनर आपको एक रखना चाहिए। अब स्कूल कॉलेज में कंपटीशन होते हैं, अब वो जो क्वालिटी होती है बहुत पुअर क्वालिटी होती है, जबकि उन बच्चों की कमी नहीं है, बच्चों में टैलेंट है, उनको गाइड सही नहीं मिलता। गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मेरा ख्याल है कि अब आगे स्कूलों में भी ये होगा। अभी जैसे BBD में हमारे एक साथी डिम्पी मिश्रा का अपॉइंटमेंट किया एज डीन थिएटर फैकल्टी करके उन्होंने, तो आई थिंक इन मोर एंड मोर स्कूल कॉलेजेस दिस विल बी देयर, and they'll use this acting potential not only for acting but for their jobs also. सर अब कुछ डायलॉग्स भी सुना दीजिए। देखो बेटा, डायलॉग तो कुछ जो आपको याद हो और जो डायलॉग तो बस रक्तांचल का और इशकजादे का सुना दीजिए सर। नहीं, अब सोचना पड़ेगा सर थोड़ा याद कर देखो लीजिए। क्या होता है कि फिल्म में जो आपको डायलॉग मिलता है उसी समय स्क्रिप्ट दी जाती है, आप देखते हैं। और मेरा बेटा मानना ये है कि जो चीज़ आप जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी भूलते हैं, जाते हैं। है ना। अब जैसे मैंने इसमें अभी किया था, अच्छा डायलॉग, इसलिए फिल्म के डायलॉग बड़ा मुश्किल होता है याद करना। देखो डैडी का सर कोई हो अच्छा याद हो डायलॉग? चलो इशकजादे का कुछ सोचते हुए थोड़ा टाइम दीजिए भाई अपना। बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी हुआ ये इसका किस्सा कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आए थे, कुछ अमेरिका से, कुछ दिल्ली से, तो मैं रामासरे की मिठाई लेने गया था, चौक रामासरे की। हाँ। मैंने कहा कि जनरल मिठाई को क्या खिलाए भाई, खिलाए, अमेरिका से आए रामासरे famous है तो लखनऊ। रामासरे की गिलौरी पान की खिलाई जाए। तो वहाँ एक लड़का मुझे मिल गया, बोला सर आप इशकजादे वाले हैं ना। मैंने कहा, उसने मुझे एक डायलॉग सुनाया जो मुझे भी नहीं आता था। तो मैंने कहा यार कितना लोगों की फैन फॉलोइंग है। He told me that dialogue. अच्छा चलो, हमने उसमें भी शायद यहूदी की लड़की को भी डायलॉग सुनाया होगा पिछले, इसमें दूसरा सुनाई देते हैं उसका, क्योंकि वो प्ले डैडी के पहले अभी तक मेरा वो बेस्ट प्ले था, यहूदी की लड़की। अब डैडी के डायलॉग भी मैं कुछ ऐसे तैयार रखूंगा जो ऐसे इंटरव्यूज में मैं सुनाऊं कि, लेकिन अभी इस समय मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। उसका यहूदी की लड़की के एक डायलॉग सुनाता हूँ। उसमें सिचुएशन ये है कि मेरी बेटी है, हालांकि मेरी बेटी नहीं है, मैंने उसको पाला है। मैं उसको लाया था कि उसको मैं मार करके अपनी बेटी का बदला लूँगा। वो थी रोमन प्रीस्ट की बेटी थी, लेकिन मुझे उससे इतनी मोहब्बत हो जाती है कि मैं उसको पालता हूँ, अपनी बेटी की तरह पालता हूँ। तो रोमन सरदार जो है वो उससे इश्क करने लगता है। मुझे पता लग जाता है कि, तो वो आता है इन गार्ब ऑफ यहूदी। वन डे आई फाइंड हिम कि नहीं ये तो रोमन है। तो मैं उससे कहता हूँ कि तू तो इससे शादी करने वाला। बोला हाँ। तो मैं उससे कहता हूँ तो अपना मज़हब बदल करके हमारे मज़हब में शामिल हो जाओ। तो कहता है नहीं, मैं दीन दे सकता हूँ, ईमान नहीं दे सकता। उसका डायलॉग वो भी उसमें है। और ये कह के वो चला जाता है। तो अब सोच लो मेरे लिए कितना दुख का वो मोमेंट है। और कुमकुम धर मेरे साथ मेरी बेटी का रोल करती थी। बाद में रोल उसने किया है, यहाँ एक बच्ची है राजा अवस्थी जी की, देखो मैं नाम भूलने लगा, बड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा रोल किया उसने भी, क्योंकि कुमकुम को मैंने स्पेयर कर दिया था कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन डांस। तो उसमें यह है, तो मैं उससे कहता हूँ ठीक है जाओ, मगर ये सुनते जाओ, जिस वाहिदो बरतर खुदा को गवाह मानकर तुमने इस भोली भाली लड़की को धोखा दिया है, जिस क़हार जब्बार खुदा की कसमें खा खा कर तुमने इसे ठगा है, वो अजमत और जलाल वाला खुदा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जिस बेदर्दी से
तुमने इस गरीब मासूम के दिल को तोड़ा है, उसी तरह वो तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा। जाओ जाओ और जहन्नुम वासिल हो, खुदा ही अब इसका लेगा बदला। जो दुख दिया है तूने इस दिल जले को, उसी के हाथों में सौंपता हूं मैं अपने तेरे मुआमले। और ये कह के अपनी बेटी को हक कर दिया। तो हमारे साथ ये थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, और ऐसे ही लखनऊ की और अजीम शख्सियतों को हम लेकर आते रहेंगे आपके सामने, और उनसे करेंगे बहुत सारी बातचीत, बहुत सारे किस्से उनके सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे, कुछ उनके सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ दी हो हल्ला पर।